Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class. This is Miss Sadaf Aziz and today we are going to start our first lecture of second year physics. चैप्टर नंबर 12 है आपकी बुक में, आपको जैसे अपनी स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा। चैप्टर नंबर 12 से हमने स्टार्ट करना है। 11 चैप्टर्स आप फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं फिज़िक्स के। चैप्टर नंबर 12 से हमने स्टार्ट करना है और हमारे चैप्टर का जो टाइटल है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को पहले मैं एक्सप्लेन करती हूँ कि इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब क्या होता है। ठीक है, the word electro स्टैटिक्स, ये आपके चैप्टर का नेम भी है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक का पहले तो देख लेते हैं मतलब क्या होता है, इसका मीनिंग क्या है। यहाँ से आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक जो वर्ड है इट इज़ मेड अप ऑफ टू वर्ड्स, इलेक्ट्रो एंड स्टैटिक्स। इलेक्ट्रो का मतलब क्या है, इसके नाम से जाहिर हो रहा है। इलेक्ट्रो का मतलब है चार्ज। मल्टीपल चार्जेस भी आप कह सकते हैं, इलेक्ट्रो फॉर चार्जेस। एंड स्टैटिक्स फॉर एट। स्टैटिक मीन इंग्लिश का वर्ड है, वैसे मतलब पता है आपको उसका मतलब क्या होता है, एट रेस्ट। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मीन चार्जेस एट रेस्ट। अब सवाल ये पैदा होता है, व्हाट आर चार्जेस। चार्ज या चार्जेस क्या होते हैं, क्या होता है चार्ज? पता होगा आपको, बिल्कुल पता होगा चार्ज क्या होता है। इतना भी आपको पता होगा कि दो तरह के चार्जेस होते हैं, पॉजिटिव चार्जेस चार्ज जो है वो दो तरह का है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। सही है। पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, तो चार्जेस वैसे हैं क्या, पहले तो हम इसको कह लेते हैं कि चार्जेस ये फिज़िकल प्रॉपर्टी है, फिज़िकल ऑब्जेक्ट है, आप इसको कह सकते हैं। चार्जेस आर फिज़िकल ऑब्जेक्ट, ये कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं मैटर का, जिसको आप मादा भी कहते हैं। यानी मैटर इज़ मेड अप ऑफ, आपको इतना तो पता है, छोटी क्लासेस से पढ़ते हुए आ रहे हैं, आपको पता है कि मैटर इज़ मेड अप ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। सिंपलेस्ट जो पार्ट है वो क्या है, एटम है। एटम्स को कंबाइन करते हैं तो मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं, ये भी आपको पता है। ठीक है, अब एटम किससे बना हुआ है? एक टाइम था कि हम एटम को इंडिविजिबल समझते थे कि हम इसको डिवाइड फर्दर नहीं कर सकते, लेकिन टाइम के साथ जैसे जैसे एडवांसमेंट हुई, न्यू रिसर्च सामने आई, तो हमें पता चला कि एटम को भी आप डिवाइड कर सकते हैं। एटम क्या है, किससे मिलके बना है? एटम है जो बेसिकली मिलके बना होता है इन पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस से। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज अब एटम में कौन से होते हैं, नेगेटिव चार्ज कौन से होते हैं? हमें पता है एटम का स्ट्रक्चर जो है, हम बेसिक स्ट्रक्चर वो छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं, वो हमें पता है कि एटम के सेंटर में न्यूक्लियस है, जिसके अंदर होते हैं प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, और प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स के बाहर ऑर्बिट्स में रिवॉल्व कर रहे होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। ऐसे ही है, हर एलिमेंट में डिफरेंट प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं, डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, हमें पता है। ठीक है, अब व्हाट इज इलेक्ट्रॉन? इलेक्ट्रॉन के ऊपर हमें पता है नेगेटिव चार्ज होता है, ये मैंने ई फॉर इलेक्ट्रॉन शो किया हुआ। इलेक्ट्रॉन के ऊपर है नेगेटिव चार्ज, और दरमियान में न्यूक्लियस में होते हैं प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन्स जो हैं वो न्यूट्रल हैं, प्रोटॉन्स आर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स। प्रोटॉन्स आर पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स। ये न्यूक्लियस में एक न्यूट्रल है और एक प्रोटॉन है पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। तो ओवरऑल इसका मतलब है न्यूक्लियस के ऊपर क्या चार्ज होगा? पॉजिटिव।
न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, न्यूक्लियस के अराउंड उसके इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व कर रहे होते हैं नियरली सर्कुलर ऑर्बिट्स में, और उनका जो चार्ज है वो होता है हमारे पास नेगेटिव। ठीक है, ओके। तो यहाँ से हमें क्लियर हो गया, हमें नज़र आ रहा है इलेक्ट्रॉन्स आर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स एंड प्रोटॉन्स आर पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स। ये हमें पता चल गया यहाँ से। ठीक है, अब पॉजिटिव चार्ज कब बनता है और नेगेटिव चार्ज कब बनता है। अब इसको फिजिकली हम नहीं कह सकते कि बनते हैं, फिजिकली एग्जिस्ट करते हैं। एटम हर जो मैटर है, मादा जिसको आप कहते हैं, उसका पार्ट है चार्जेस हैं, वो मिलके बना हुआ है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस से। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस मिलते हैं, एटम बनता है, उनके मिलने से आगे से मॉलिक्यूल्स बनते हैं, एटम्स के मिलने से मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं। तो इस तरीके से पूरा हम जो ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी इज़ मेड अप ऑफ मैटर, हम भी मैटर से मिलके बने हुए हैं। ठीक है, तो जो हम कह सकते हैं कि फिजिकली ये एग्जिस्ट करते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस। अब हम इसको लेकिन हम इसको अगर प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, फिजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से तो हमें पता है एग्जिस्ट करते हैं। प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम इसको देखेंगे, हमने इसको प्रोड्यूस कराना है, यानी लैब में अगर हम कोई प्रैक्टिकल करना चाह रहे हैं, हमने पॉजिटिव चार्ज हम चाह रहे हैं किसी पे चार्जेस प्रोड्यूस हो जाएँ, तो उसके लिए आप छोटी क्लासेस में भी आप एग्जाम्पल पढ़ते आए हैं। जब आप अपने हेयर कॉम करते हैं, कॉम के साथ अपने हेयर कॉम करते हैं, उसी कॉम को, क्योंकि फ्रिक्शन क्रिएट होती है, जैसे आपने अपने हेयर में कॉम किया, हेयर कॉम करने की वजह से क्या होता है, फ्रिक्शन प्रोड्यूस होती है आपके हेयर में, हेयर के दरमियान और कॉम के दरमियान। उस फ्रिक्शन की वजह से क्या होता है, अच्छा अब क्या है, पहले तो आप जैसे ही अब वो जो कॉम है जिसको आपने अभी अपने हेयर में किया है, आप वैसे उस कॉम को किसी छोटे छोटे पेपर के कागज़ के टुकड़ों के पास लेके जाएंगे, तो वो कागज़ के टुकड़े जो हैं उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे, उसके साथ वो चिपक जाएंगे। क्यों चिपक जाएंगे, क्यों अट्रैक्ट हो गए हैं? ठीक है, कोई फोर्स प्रोड्यूस हुई है, कॉम ने फोर्स लगाई है उन पेपर के, छोटे छोटे पेपर्स हैं, पेपर के जो टुकड़े हैं उनके ऊपर फोर्स लगाई है। उन फोर्स की वजह से सारी बात है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो वो आपके पास चार्जेस जो आप कह लेंगे पेपर के जो छोटे टुकड़े हैं वो कॉम के साथ आके अटैच हो गए हैं। ठीक है, तो हुआ क्या है, बेसिकली हुआ ये है कि जब आपने अपने हेयर कॉम किए हैं तो आपके हेयर और कॉम के दरमियान हुई है फ्रिक्शनल फोर्स या रगड़ पैदा हुई है। ठीक है, उस रगड़ की वजह से क्या होता है कि जो कॉम होती है उसके ऊपर चार्ज आ जाता है। ठीक है, उस कॉम के ऊपर आ गया है चार्ज, तो जैसे ही उस चार्ज कॉम का, हमें नहीं पता नेगेटिव चार्ज है या पॉजिटिव चार्ज है, उसको भी टेस्ट करने के लिए हमारे पास एक डिवाइस होती है, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, उसके थ्रू हम चेक करते हैं कि चार्ज कौन सा है। ठीक है, अभी हम उसकी बात नहीं करें। ठीक है, बस हमें इतना पता है कि कॉम के ऊपर चार्ज आ गया है। उस चार्ज कॉम को जब आप कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों के पास लेके जाएंगे, तो वो उसके साथ उस पॉजिटिव चार्ज की वजह से, ठीक है, वो उसके साथ जो है वो अटैच होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, वो आप कागज़ के टुकड़े, वो तो एटम से मिलके बने हुए हैं ना, उसमें इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, उसमें प्रोटॉन्स भी हैं। ठीक है, उसके सर्कुलर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं, तो वो जो इलेक्ट्रॉन है वो एकदम अट्रैक्ट हो जाएंगे पॉजिटिवली चार्ज कॉम के साथ, उसके साथ जाके वो अटैच हो जाएंगे। तो इस तरीके से मैंने आपको कॉम की और हेयर कॉम की एग्जांपल दी है। तो इसी तरह और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। लाइक आप ये भी कह सकते हैं कि कोई सी भी, यानी आप सिल्क के कपड़े को रगड़ें किसी मेटल की रॉड के साथ, उसमें भी चार्जेस प्रोड्यूस हो जाएंगे। कैसे चार्ज प्रोड्यूस होते हैं कि कुछ चार्ज बेसिकली प्रोड्यूस कैसे हो रहा है, ट्रांसफ़र हो रहा है चार्ज। सिल्क के कपड़े से कुछ चार्ज रॉड में ट्रांसफ़र हो जाएगा, रॉड से कुछ चार्ज जो है वो सिल्क के कपड़े में ट्रांसफ़र हो जाएगा, दोनों चार्ज हो जाएंगे, कपड़ा भी और रॉड भी चार्ज हो जाएगी। सिमिलरली आप दो पत्थरों को भी रगड़ें, अगर आप दो स्टोन्स ले लें छोटे छोटे, उनको आपस में रगड़ेंगे तो उसके क्या होगा, दोनों स्टोन्स के, सारी बात रगड़ जब प्रोड्यूस होती है तो एटम्स जो होते हैं वो एटम्स स्क्रैच हो रहे हैं ना, एटम की सरफेस स्क्रैच हो रही है। स्क्रैच होने से क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ट्रांसफ़र हो जाते हैं, एक स्टोन के इलेक्ट्रॉन दूसरे में ट्रांसफ़र हो जाएंगे, दूसरे के पहले में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। ठीक है, अब जिसके पास इलेक्ट्रॉन की तादाद ज़्यादा होगी, जिस स्टोन के पास इलेक्ट्रॉन की तादाद ज़्यादा होगी उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और जिसके ऊपर जो है इलेक्ट्रॉन कम रह जाएंगे वो हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। जैसे अगर आप इस इलेक्ट्रॉन को हम कहते हैं हम निकाल देते हैं बाहर, इस इलेक्ट्रॉन को हम बाहर निकाल देते हैं न्यूक्लियस, इस एटम में से, तो पीछे क्या रह गया, पॉजिटिव चार्ज रह गया ना। तो इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी इज़ पॉजिटिव चार्ज। और अगर इसके अंदर हमको इलेक्ट्रॉन ऐड कर दें,
ओवरऑल की न्यूट्रल एटम, अब पीछे बाहर से एक और इलेक्ट्रॉन आ गया है, इसके साथ आके अटैच हो गया है, तो क्या होगा, इसके साथ आके जब लगा है वो इलेक्ट्रॉन उसके साथ आके अटैच हो गया है इस एटम के साथ, तो क्या हो गया है कि अब ये न्यूट्रल नहीं रहा, इसके ऊपर एक इजाफी इलेक्ट्रॉन आ गया है, उस इजाफी इलेक्ट्रॉन की वजह से इसके ऊपर आ गया है नेगेटिव चार्ज। सो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स क्या होते हैं, ड्यू टू एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स, जो पार्टिकल्स हैं वो नेगेटिवली चार्ज हो जाते हैं, ड्यू टू एक्सेस प्रोटॉन्स, जो पार्टिकल्स हैं वो पॉजिटिवली चार्ज्ड हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको चार्ज की समझ आ गई। अब हम अपने ओरिजिनल टॉपिक की तरफ आ जाते हैं, विच इज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक। ठीक है, तो उसको पहले मैं रब कर देती हूँ। मैंने आपको ये सारी डिटेल थोड़ी सी बताई है ताकि आपको चार्जेस की समझ आ जाए कि चार्जेस होते क्या हैं। चार्ज क्या होता है, कोई आपसे पूछे चार्ज क्या होता है, आपने कहना है कि चार्ज इज़ द पार्ट ऑफ द मैटर इज़ मेड अप ऑफ चार्जेस। कैसे मैटर इज़ मेड अप ऑफ चार्जेस, आपको पता है मैटर इज़ मेड अप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मैटर इज़ मेड अप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, पॉजिटिव, तो इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स के मिलने से आपको पता है एटम बनता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स क्या है आपके पास, इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स एंड प्रोटॉन्स आर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स। ठीक है, आपने प्रोड्यूस कैसे करना है, प्रैक्टिकली आप इसको प्रोड्यूस कर सकते हैं, लैब में एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू आप चार्ज को प्रोड्यूस कर सकते हैं, फ्रिक्शन के थ्रू प्रोड्यूस कर सकते हैं, और भी मेथड्स हैं, लेकिन उसमें डिटेल में जाने की हमें ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ओके, अब हम आ जाते हैं अपने चैप्टर जो हमारा था वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक डील्स विद चार्जेस एट रेस्ट। इसमें हम बात करेंगे रेस्ट पे पड़े हुए चार्जेस के बारे में। इस पूरे चैप्टर में हम चार्जेस की बात करेंगे, किन चार्जेस की, एट रेस्ट, वो चार्जेस जो कि हमारे पास रेस्ट में। ठीक है, चलें जी, अब मैं आपको आपकी बुक का थोड़ा सा रेफरेंस देती हूँ, उसके बाद दोबारा हम इसकी तरफ आते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं आप बुक के रेफरेंस देती हूँ। हाँ जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक का आपको मैंने इंट्रोडक्शन दे दिया थोड़ा सा। अब आ जाएं जी कूलम्स लॉ की तरफ। कूलम्स लॉ, व्हाट इज़ कूलम्स लॉ? मोस्ट बेसिक जो इलेक्ट्रोस्टैटिक का जो लॉ है वो है हमारे पास कूलम्स लॉ। ठीक है, कूलम्स लॉ क्यों इसको कहा गया, इसको जिस साइंटिस्ट ने इन्वेंट किया था उसके नाम के पीछे हमने उसको नाम दे दी कूलम्स लॉ का। वो साइंटिस्ट था आपके पास चार्ल्स कूलम, आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे ये चार्ल्स, आप रीड करें इस टॉपिक को तो आपको नज़र आएगा स्टार्ट में कि चार्ल्स कूलम था एक फ्रेंच मिलिट्री इंजीनियर। उसने 1874 AD में कूलम्स लॉ को इन्वेंट किया था। उसने एक लॉ डिड्यूस किया था अबाउट चार्जेस एट रेस्ट, इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस के बारे में उसने लॉ रिड्यूस किया था, जिसको हमने नाम दे दिया किसका, कूलम्स लॉ का। ठीक है, ठीक है, अब मैं आपको कूलम्स लॉ की डिटेल बताती हूँ, फिर दोबारा हम उस बुक की तरफ आएंगे। बुक से भी हम जो है वहाँ बुक से भी हम एक बार देखेंगे इसको भी कि हमने सारी चीज़ें जो इसमें मेंशन है आपकी बुक में हमने सारी कवर कर ली हैं नहीं की। ठीक है, बुक से भी मैं आपको साथ साथ रेफरेंस दूँगी, लेकिन पहले हम चलते हैं अपने नोट की तरफ। ठीक है, अपने बोर्ड की तरफ हम चलते हैं जहाँ पर हमने चीज़ों को जो है वो मैं आपको करके बताती हूँ। ठीक है, सॉरी यहाँ पे ओके यहाँ पे हमारा कुछ सेव हुआ था, उसको पहले हम देख लेते हैं जिसको हम कर रहे थे। ओके, आई थिंक सेव नहीं हुआ है, चलें हम दोबारा से देख लेते हैं, कोई इशू नहीं है। पहले वाला जो पेज मैंने लिखा था आपको मैं बता रही थी, मैं उसको देखना चाह रही थी, आई थिंक वो सेव नहीं हुआ है। चले हम यहाँ से ये कुछ हो रहा है, हम चलते हैं ओके। ठीक है, तो हम बात क्या कर रहे थे
इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की, ठीक है, जिसमें हमने सबसे पहले हम आ रहे हैं किसकी तरफ, जो फर्स्ट हमारा इसका टॉपिक है, जो बेसिक लॉ है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, वो है कूलम्स लॉ। ओके, कूलम्स लॉ, ठीक है। आप साइंटिस्ट चार्ल्स कूलम साइंटिस्ट था, फ्रेंच साइंटिस्ट था, उसने इस लॉ को इंट्रोड्यूस किया था। उसने क्या कहा था, उसने ये कहा था कि किसी भी विसिनिटी में, किसी भी एरिया में, किसी भी स्पेस में जब चार्जेस रेस्ट पे पड़े हुए हों, रेस्ट पे, बार बार बात कर रही हूँ रेस्ट पे चार्जेस, मूविंग चार्जेस की बात नहीं मैं कर रही हूँ, मूविंग चार्जेस में हम अगले चैप्टर्स में जाएंगे, ठीक है, हम सिर्फ रेस्ट पे पड़े हुए चार्जेस की बात कर रहे हैं, ठीक है। उसने ये कहा, कूलम ने क्या कहा था, कूलम ने ये कहा था किसी भी विसिनिटी में जब कुछ चार्जेस पड़े हुए हैं हों, उन चार्जेस के दरमियान ख़ास फोर्स होती है, फोर्स या जिसको आप उर्दू में कुव्वत कहते हैं, फोर्स होती है उनके दरमियान, ठीक है। उस फोर्स को एक्सप्लेन किया था, ठीक है। तो हम देख लेते हैं, हम फ़र्ज़ कर लेते हैं, फ़र्ज़ करें हमारे पास एक स्पेस में दो चार्जेस पड़े हुए हैं। अब चार्जेस दोनों पॉजिटिव भी हो सकते हैं, दोनों नेगेटिव भी हो सकते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है, डिपेंड करता है, ठीक है। मैं यहाँ पे दोनों पॉजिटिव चार्जेस ले लेती हूँ। एक चार्ज को मैं Q1 का नाम दे देती हूँ और दूसरे को मैं Q2 का नाम दे देती हूँ, ठीक है। और मैं कह देती हूँ इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो है, स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बना रही हूँ, ये है हमारे पास डिस्टेंस जो है इन दोनों के दरमियान, वो है, उसको हम डिनोट कर देंगे R से, ठीक है। इनके दरमियान जो डिस्टेंस है, मतलब कोई ना कोई डिस्टेंस होगा, जितने बहुत ज़्यादा करीबी होंगे तो उनके दरमियान कोई ना कोई डिस्टेंस होगा, वो डिस्टेंस है दोनों के दरमियान, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमारे पास है R, ठीक है। अब कूलम्स ने क्या कहा था, ये दोनों चार्जेस पड़े हुए हैं, ठीक है। हाँ, अब एक और बात मैं आपको बता दूँ, हम इतना तो आपको पता है, ठीक है, आप जानते हैं कि चार्जेस अगर सेम होंगे, सिमिलर चार्जेस ऑलवेज रिपेल ईच अदर एंड ऑपोजिट चार्जेस ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर। यहाँ पे क्या है, सिमिलर चार्जेस हैं, सिमिलर चार्जेस मैंने बनाए हैं, सिमिलर दोनों चार्जेस क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। अगर मैं यहाँ पे पॉजिटिव और एक नेगेटिव बना देती, वो भी मैं आपको बना के बता दूँगी, दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। अभी यहाँ पे मैंने दो सेम चार्जेस मैंने बना दिए हैं। कूलम्स ने क्या कहा था, कूलम्स ये कह रहा था कि इन दोनों चार्जेस के बीच में एक फोर्स है, ये तो हमें पता है, सेम चार्जेस हैं तो अट्रैक्शन की फोर्स होगी, ठीक है। उसने कह दिया इन दोनों चार्जेस के दरमियान में फोर्स है, वो फोर्स क्या है, किसके इक्वल है, मैथमेटिकली वो फोर्स क्या है, ठीक है। उसने कह दिया था कि जो फोर्स है F दोनों के दरमियान, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस की, Q1 एंड Q2, ठीक है। इन दोनों के चार्जेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी Q1 पे कितना चार्ज है, Q2 पे कितना चार्ज है, ठीक है। इन दोनों का प्रोडक्ट ले लें, दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, तो जो प्रोडक्ट आएगा उसके एक फोर्स जो है उनके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। अब क्या है, मैंने जैसे मैंने आपको बताया, दोनों चार्जेस के दरमियान डिस्टेंस है, हमने उसको डिनोट किया किससे, R से, R इज डिस्टेंस, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास फोर्स डिस्टेंस पे भी डिपेंड कर रही है कूलम्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। उसने कह दिया कि फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस। चार्जेस के दरमियान डिस्टेंस क्या है, R, ये R इज द डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस, और R का स्क्वायर मैंने यहाँ पे ले लिया है, तो फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/r² मैंने लिखा है, ठीक है। 1/r² मतलब R के यहाँ पे आप ये देखें, F और R² के दरमियान इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी है, फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R², या आप कह देंगे फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r², ठीक है, ओके। यानी जो कूलम्स ने कह दिया कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन। तब हम इन दोनों इक्वेशंस को हम कंबाइन कर सकते हैं, क्योंकि इन दोनों की लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास सेम है। इन दोनों को अगर हम कंबाइन करें तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 ओवर R²। बहुत बड़ा स्क्वायर मैंने लिख दिया है, चलें इसको रेज कर देते हैं। R² है, ये मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, ठीक है, ये आपको पता है, ये R² है,
ठीक है। अच्छा, अब आप हमारे पास ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन है, ये आपको पता है, जो प्रोपोर्शनैलिटी को शो करता है। इससे क्या शो हो रहा है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस Q1 एंड Q2, ये Q1 और ये Q2, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, ओके। अच्छा, अब हमें पता है जब भी प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाते हैं, इक्वालिटी में चेंज करते हैं, प्रोपोर्शनैलिटी को हटाते हैं तो इक्वल का साइन आ जाता है, इक्वालिटी का साइन आ जाता है, इक्वालिटी में चेंज करते हैं तो हमारे पास एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आ जाता है। F इज इक्वल टू, वो कांस्टेंट प्रोपोर्शनैलिटी है यहाँ पे हमारे पास, K से हमने इसको डिनोट कर दिया। F इज इक्वल टू K Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर, where K is, what is K? K is प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। ठीक है, आप बच्चों आप ये करें कि आप साथ साथ में पॉइंट्स बोल रही हूँ मैं, क्योंकि मैं अपने फ़ोन के थ्रू मैं आपको लेक्चर दे रही हूँ। ठीक है ना, तो मेरे पास जो है इतनी स्पेस नहीं है कि मैं एक चीज़ पॉइंट, एक चीज़ जो है वो बोल रही हूँ मैं लिखूँ। तो आप साथ साथ जो मैं पॉइंट्स बोल रही हूँ वो बहुत आराम से मैं बोल रही हूँ, डेमोन्स्ट्रेट कर रही हूँ, आप उसको साथ साथ नोट करते रहें। ठीक है ना, नोट करेंगे तो आपके लिए एक नोट्स भी आपके बन जाएंगे। ये लेक्चर तो वीडियो तो मैं आपको सेंड कर ही दूँगी। ठीक है, साथ आपके जो है वो नोट्स भी बन जाएंगे, तो आपके लिए आसानी हो जाएगी फ्यूचर में। ओके, दिस K इज़ द कांस्टेंट प्रोपोर्शनैलिटी। किस K की वैल्यू, इसकी K की भी कोई ना कोई वैल्यू है, इसकी वैल्यू क्या है, ये इक्वल होता है K इज़ इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। K इज़ इक्वल टू 1 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, 4 आपको पता है नंबर है, पाई भी आपको पता है कांस्टेंट है। व्हाट इज एप्सिलॉन नॉट? एप्सिलॉन नॉट इज नोन एज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। एप्सिलॉन नॉट इज क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। फ्री स्पेस क्या है, खाली जगह, एयर होगी या फ्री स्पेस होगी। ठीक है, खाली जगह है। ठीक है, तो ये जो हमने पीछे किया है K इज़ 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो इसमें एप्सिलॉन नॉट क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। K में परमिटिविटी फ्री स्पेस का फैक्टर कब आता है, जब दो चार्जेस के दरमियान जो मीडियम है दोनों के दरमियान में वो एयर हो या स्पेस हो, यानी आपने इसके अंदर कोई और मीडियम नहीं रखा हुआ, कोई और मटेरियल, कोई और मेटल या कोई और इंसुलेटर आपने इसके अंदर दरमियान में नहीं रखा हुआ, आपने इसके दरमियान में सिर्फ एयर है, खाली जगह है। ठीक है, उस केस में K आपके पास इक्वल होता है 1 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। इस वजह से हमने इसको नाम दे दिया एप्सिलॉन नॉट इज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और एप्सिलॉन नॉट को इसको हम इलेक्ट्रिक कांस्टेंट का नाम भी देते हैं। किसका? इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है ये आपके पास। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होती है, इलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू है आपके पास एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 8.85 इंटू 10⁻⁻12 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। कूलम माइनस, व्हाट इज कूलम? कूलम इज द यूनिट ऑफ चार्ज। ठीक है, यानी जैसे हमने ये बात की पॉजिटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, तो चार्ज कितना चार्ज है, मैंने अभी क्या बताया आपको कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस। ठीक है, चार्ज कितना चार्ज है, Q1 के ऊपर कितना चार्ज है, तो हम Q1 कितना, जब चार्ज को हम एक्सप्लेन करेंगे कि बस 1, तो हम इसको कहेंगे 1 कूलम चार्ज है, या 2 कूलम चार्ज है, या 3 कूलम चार्ज है। तो कूलम इज़ द यूनिट ऑफ चार्ज। व्हाट इज़ कूलम? कूलम फिर हमारे पास कहाँ से, उसके साइंटिस्ट का नाम, साइंटिस्ट जिसने इसको इन्वेंट किया उसका नाम कूलम था, उसके नाम के पीछे हमने इसका नाम रख दिया कूलम्स लॉ। और चार्ज का जो कांस्टेंट है, चार्ज का जो यूनिट है हमने उसको भी नाम दे दिया कूलम का। ठीक है, अब चार्ज Q1 के ऊपर हो सकता है 1 कूलम चार्ज हो, 2 कूलम चार्ज हो, 3 कूलम चार्ज हो, Q2 के ऊपर 3 कूलम हो, 6 कूलम हो, 7 कूलम हो। ठीक है, तो जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतनी ज़्यादा फोर्स ज़्यादा होगी। इस डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी का ये मतलब है। ठीक है, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 और Q2 का मतलब क्या है, जितना ज़्यादा चार्ज होगा दोनों चार्जेस उतनी ज़्यादा फोर्स की मिकदार ज़्यादा होगी। ठीक है, और इन्वर्स प्रोपोर्शनैलिटी है R पे, R स्क्वायर पे, यानी डिस्टेंस, अगर आप डिस्टेंस ऑफ चार्जेस के बाद डिस्टेंस को ज़्यादा करेंगे, दूर ले जाएं चार्जेस को, चार्जेस के बाद डिस्टेंस अब ज़्यादा करते जाएंगे तो फोर्स जो है वो, फोर्स की जो मैग्नीट्यूड है वो कम होती जाएगी। ठीक है,
तो अब कितनी कम होगी, मतलब आप डिस्टेंस आर को बढ़ा रहे हैं लेकिन फोर्स में जो कमी आ रही है, फोर्स कम हो रही है, कितनी कम हो रही है, आर स्क्वायर के साथ कम हो रही है। यानी 1 गुना अगर आप डिस्टेंस को बढ़ाएंगे तो फोर्स में 4 गुना कमी आएगी, स्क्वायर के लिहाज से कमी आएगी। ठीक है, चलें जी, अब हम बात कर रहे थे, अब हम एप्सिलॉन नॉट की बात हमने कर ली। अब अगर आप एप्सिलॉन नॉट को इस रिलेशन में पुट करें, के की वैल्यू आप निकाल सकते हैं यहाँ से। इस के की कांस्टेंट प्रोपोर्शनैलिटी की वैल्यू हमारे पास क्या है, विच इज़ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब इसमें अगर आप इसमें के इसके अंदर आप वैल्यूज़ पुट करें एप्सिलॉन नॉट की, ये जो रिलेशन है इसमें एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पुट करें 4 है, पाई की वैल्यू आपको पता है 3.14 आप पुट करेंगे। ठीक है, ये वैल्यू आप पुट करेंगे तो आपके पास जो के की वैल्यू आएगी। ठीक है, अच्छा के की वैल्यू को थोड़ी सी यहाँ पे करेक्शन कर लें आप कि जो यूनिट है मैंने यहाँ कुछ लिखा है, यस, इसको आप करेक्शन कर लें। ये आपके पास है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और कूलम स्क्वायर, ये आपके पास यूनिट है। ठीक है, ये आप थोड़ी सी कर लें, ओके। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट इज़ 8.85 × 10⁻12 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर। ठीक है, अब आप इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो के की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। के की वैल्यू क्या आएगी, अब यानी यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाय आपने पुट किया 4 पाई इंटू 8.85 इंटू 10⁻12 न्यूटन मीटर पर मीटर स्क्वायर इंटू कूलम स्क्वायर। ठीक है, जब आप इसको पुट कर इसकी वैल्यू निकालेंगे, यहाँ से 1 से डिवाइड करेंगे तो के की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। के की वैल्यू, मेरी राइटिंग को ज़्यादा ही ख़राब आ रही है क्योंकि मैं मोबाइल के ऊपर लिख रही हूँ एक्चुअली, तो आप ज़रा, तो के की वैल्यू हम यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगी, मतलब 4 पाई की वैल्यू पुट करें, सारी वैल्यू पुट करें तो फिर 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या आपके पास इक्वल आ जाएगा 9 इंटू, क्या हो गया, 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। यहाँ पे आप देखें ना, अब देखें यहाँ पे, अब देखें यहाँ पे न्यूटन भी, आप इसको पर न्यूटन, ये पर न्यूटन था। ठीक है, पर न्यूटन, इसको थोड़ा सा इसको सही करके लिख देती हूँ। यहाँ पे जब एप्सिलॉन नॉट का यूनिट था वो था पर न्यूटन। ठीक है, पर मीटर स्क्वायर इंटू कूलम स्क्वायर। अब जब क्योंकि यहाँ पे ये डिवाइड हो रहा था यूनिट, ये वाला एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आप यहाँ पे जब लिखेंगे पूरी, यहाँ पे इसके साथ मैं लिख देती हूँ 8.85 के साथ क्या यूनिट है, न्यूटन पर न्यूटन यूनिट था इसका, पर मीटर स्क्वायर इंटू कूलम स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास का यूनिट था। ठीक है, तो ये जब 1 से डिवाइड करेंगे तो यूनिट ऊपर जाएगा तो रिवर्स हो जाएगा, तो पर न्यूटन बन गया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो गया, उसकी जगह आ गया मीटर स्क्वायर, और जो कूलम स्क्वायर था वो हो गया पर कूलम स्क्वायर में। ठीक है, ये आपको यूनिट्स की कन्वर्जन में फर्स्ट ईयर में भी आपको साथ साथ बताती रही, तो मेरा ख्याल है ये आपको अब आपको इसमें कोई मसला नहीं होगा। ठीक है, वैसे भी आपको कोई मिस्टेक भी कोई आप कर लें, हो जाती है अगर, तो वो भी आप जब कन्वर्ट करने लगते हैं, जैसे मैंने भी किया था, तो पहले मैंने यूनिट, इसके यूनिट के जो यूनिट है वो मैंने एप्सिलॉन नॉट के साथ लिख दिए थे। ठीक है, तो अक्सर आप कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, आपको नहीं याद होती चीज़ें यूनिट्स ऐसे, तो ये है कि आप जब उसको सॉल्व करते हैं वैल्यूज़ को, तो आपको उस तरीके से समझ आ जाती है कि हाँ मेरे से कुछ मिस्टेक हुई है, तो आपने उसको, तो आपको जैसे वो याद आए तो आप कैलकुलेट करके आप सही यूनिट्स तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, ये बात आ गई इसकी। तो अब मैं ये वाला जो के है, विच इज़ के इज़ इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको इस इक्वेशन में, ये जो इक्वेशन थी मेरे पास, ये इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देती हूँ। ये इक्वेशन नंबर 1 जो है हमारे पास, एफ इज़ इक्वल टू के Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर, इस के की जगह मैं इसको इस के की वैल्यू को पुट कर देती हूँ। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा F इज़ इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर।
here. This is Coulomb's law. ठीक है, ये मेन इक्वेशन है कूलम लॉ की, जिसमें आपको बताया जा रहा है कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स इज इक्वल टू प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट 1 डिवाइडेड बाय 4 एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, ये बात आ गई। आपको अब ये भी पता है कि फोर्स इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर और स्केलर क्वांटिटीज आपने फर्स्ट ईयर में पढ़े हैं, आपको पता है फोर्स इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी। और वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, और आपको पता है वेक्टर क्वांटिटी वो होती है जिसमें आपको मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी पता होती है। और स्केलर क्वांटिटी कौन सी होती है, जिसमें सिर्फ आपको मैग्नीट्यूड आपको पता होता है, आप कंप्लीटली उस फिजिकल क्वांटिटी को डिस्क्राइब कर देते हैं। लेकिन जो वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं उसको डिस्क्राइब करने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की ज़रूरत भी होती है। यहाँ पे मैंने जो फोर्स की बात की है, अभी मैंने सिर्फ मैग्नीट्यूड बताई है कि फोर्स की मैग्नीट्यूड जो कूलम्स फोर्स है, दो चार्जेस के दरमियान, दो या दो से ज़्यादा चार्जेस भी हो सकते हैं जो रेस्ट पे पड़े हुए हैं, उनके दरमियान जो फोर्स है वो कूलम्स फोर्स है। वो कूलम्स फोर्स उसकी मैंने सिर्फ अभी मैग्नीट्यूड आपको बताई है कि मैग्नीट्यूड किसके इक्वल होती है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं डायरेक्शन की तरफ, क्योंकि मैं फोर्स को उस वक्त तक कम्प्लीटली डिस्क्राइब नहीं कर सकती जब तक मैं उसकी डायरेक्शन भी ना बता दूं। जब मैं फोर्स की बात कर रही हूँ तो फोर्स इज वेक्टर, तो मुझे उसकी डायरेक्शन भी चाहिए, तो हम डायरेक्शन की बात भी कर लेते हैं। ठीक है, देखा जो पहले मैंने चार्जेस बनाए, हाँ ये चार्जेस हमारे पास आ गए। ठीक है, मैंने ये जो डायग्राम पहले मैंने आपको बोर्ड पर बना के बताई थी, ठीक है, एक्सप्लेन की थी मैंने। इसमें हमने अब क्या है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैंने सिमिलर चार्जेस बनाए हुए हैं। ये सिमिलर चार्जेस जो हैं वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। Q1 Q2 को परे धकेलेगा, Q2 Q1 को परे धकेलेगा। इस डायग्राम को मैं एक बार क्लियर करके यहाँ पे दोबारा बना देती हूँ यहाँ पे। ठीक है, कि मेरे पास Q1 था प्लस पॉजिटिव चार्ज थे दोनों, एक को हमने नाम दे दिया Q1 का और दूसरे को हमने नाम दे दिया Q2 का। दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो है R। ठीक है, अब हमने इस फोर्स की इन दोनों पे जो कूलम्स फोर्स लग रही है, जिसकी मैग्नीट्यूड हमारे पास ये है जो पीछे हमने भी लिखी है। ठीक है, तो हमने अब इसकी डायरेक्शन बतानी है। तो एक और बात हमने आपको याद होगा फर्स्ट ईयर में हमने पढ़ा था कि वेक्टर्स की डायरेक्शन के लिए आपको एक वेक्टर की ज़रूरत होती है। कौन सा वेक्टर होता है वो, जिस वेक्टर की आपको डायरेक्शन बताने के लिए ज़रूरत होती है, उसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं, यूनिट वेक्टर। हमें डायरेक्शन की ज़रूरत है, डायरेक्शन के लिए हमें चाहिए यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो यूनिट वेक्टर क्या है, जो हमें यूनिट मीन मैग्नीट्यूड मानना है सिर्फ, और सिर्फ 1 मैग्नीट्यूड, यानी किसी भी वेक्टर के साथ उसको मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को मल्टीप्लाई किसके साथ भी करें तो नंबर 4 × 1 4 ही रहेगा। तो मैं इसको मल्टीप्लाई करने से किसी भी वेक्टर के साथ कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, इसका फ़ायदा ये है कि हमें उस वेक्टर के साथ किसी भी क्वांटिटी के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें उसकी डायरेक्शन बता देता है ये। ठीक है, अब यूनिट वेक्टर मैंने यूनिट वेक्टर असाइन करने हैं Q1 को, इस फोर्स को जो फोर्स लग रही है, Q1 Q2 को पे फोर्स लगा रहा है, और इतने ही इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स Q2 Q1 पे भी लगा रहा है। आपने पढ़ा था न्यूटन्स का थर्ड लॉ, जिसमें उसने क्या कहा था, एक्शन और रिएक्शन दोनों इक्वल इन मैग्नीट्यूड होते हैं और ऑपोजिट इन डायरेक्शन होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी वही थर्ड लॉ जो है न्यूटन का, न्यूटन्स थर्ड लॉ का मैं आप लोगों को रेफरेंस दे रही हूँ। ठीक है, जो क्या थर्ड लॉ ने हमें क्या बताया था, अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ एक्शन और रिएक्शन आर ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। यानी Q1 Q2 पे फोर्स लगा रहा है, उतने ही इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स, उतने ही फोर्स Q2 Q1 पे लगा रहा है, लेकिन दोनों की जो डायरेक्शन है, यानी Q1 अब हमें नज़र आ रहा है डायरेक्शन, लेकिन दोनों जो फोर्स एक दूसरे पे लगा रहे हैं उनकी डायरेक्शन ऑपोजिट है। ठीक है, यानी हम कह देते हैं और Q1 Q2 पे एक्शन फोर्स लगा रहा है, तो Q2 Q1 पे रिएक्शन फोर्स लगाएगा, लेकिन दोनों फोर्स जो एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे वो दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे। यानी आप देखिए, हमें यहाँ पे चलिए मैं आपको बना के एक्सप्लेन करती हूँ कि हमें पता है कि दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं, दोनों ने एक दूसरे को क्या करना है, रिपेल करना है। Q1 Q2 को परे धकेलेगा, किस तरह परे धकेलेगा, यानी Q1 Q2 पे फोर्स लगाएगा, किस तरह फोर्स लगाएगा, इस तरफ धकेल रहा है ना, इस तरफ कर रहा है फोर्स। अब ये फोर्स कौन सी, इसको मैं नाम दे देती हूँ, ये फोर्स है F। फोर्स किस पे लग रही है, Q2 पे,
ड्यू टू Q1, क्योंकि Q1 ये Q1 Q2 को परे धकेल रहा है, इस तरफ धकेल रहा है, जो मैंने ये एरो बनाया इस तरफ धकेल रहा है, ठीक है। ये फोर्स, क्योंकि फोर्स किस पे लग रही है, इसको डिनोट करने का एक तरीका है, फोर्स है 2 पे, 2 को हम पहले लिखेंगे F के साथ नीचे सबस्क्रिप्ट में, 2 को हमने पहले लिखा और 1 को हम बाद में लिखेंगे, F21, ये हमने फोर्स लगाया, फोर्स है। फोर्स एक्सर्टेड ऑन चार्ज Q2 बाय Q1 इज फोर्स F21, साथ वेक्टर का साइन डाल दें इसके ऊपर, ठीक है। अब ये क्या है, Q1 ने Q2 को इस तरफ को, ये पॉइंटर आपको नज़र आ रहा होगा, मेरा हल्का सा पॉइंटर है इस पर, आपको नज़र आ रहा होगा स्क्रीन पे, ये इसको परे इस तरफ को धकेल रहा है। अब Q2 क्या करेगा, Q2 भी अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ हमें पता है, Q2 भी Q1 पे फोर्स लगाएगा, दोनों चार्जेस एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं। Q2 Q1 को परे धकेलेगा, किस तरफ धकेलेगा, इस तरफ धकेलेगा, ठीक है। तो अब ये फोर्स कौन सी है, फोर्स ऑन 1, चार्ज 1 ड्यू टू चार्ज 2, चार्ज 1, इसको हम कहेंगे फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, ये वेक्टर। अब हम देखें डायरेक्शन दोनों के ऑपोजिट है ना, एक्शन रिएक्शन पेयर बन गया, ये क्या बन गया, एक्शन रिएक्शन पेयर, ये मेरे पास बन गया जैसा कि हमें न्यूटन्स के थर्ड लॉ में समझाया गया था, बताया, जैसे हमें न्यूटन ने हमें बताया था, ठीक है। अब देखें Q1 Q2 को इस तरफ धकेल रहा है, Q1 Q2 Q1 को इस तरफ धकेल रहा है, तो दोनों फोर्सेस क्या हैं, एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। मैग्नीट्यूड सेम होगी, जितनी Q1 Q2 पे लगाएगा उतनी ही Q2 ने Q1 पे लगानी है, मैग्नीट्यूड सेम है फोर्स की, डायरेक्शन ऑपोजिट है। अब आप कहें, अब ये भी तो हो सकता है कि दोनों चार्जेस अगर डिफरेंट हो, एक पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो, तब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तब उनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, रिपल्शन नहीं होगी, उसमें भी फोर्स मैग्नीट्यूड में आपको डायग्राम बना के बताती हूँ, उसमें भी फोर्स की डायरेक्शन ऑपोजिट ही होगी, मैग्नीट्यूड सेम होगी लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट होगी, ठीक है। पहले हम बात कर लेते हैं यूनिट वेक्टर की, ठीक है ना। अब देखिए अब मैंने यहाँ पे फोर्स की डायरेक्शन शो कर दी, जब मैंने जब सिंपल सिर्फ फोर्स की बात की थी, मैंने इसको सिर्फ F लिखा था। अब क्योंकि मैं वेक्टोरिकली उसको वेक्टर भी उसकी डायरेक्शन को भी एक्सप्लेन करने जा रही हूँ, तो मैंने लिख दिया फोर्स के साथ F के साथ F21 इज़ फोर्स एक्सर्टेड बाय 1 on 2 और 1 2 इज़ फोर्स एक्सर्टेड बाय 2 on 1, यानी जिसके ऊपर फोर्स लग रही है आपने उसको पहले लिखना है, 1 को पहले लिख दिया, 2 को बाद में लिख दिया, ये आप याद कर लें, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। फोर्स एक्सर्टेड बाय 2 on 1 एंड फोर्स एक्सर्टेड बाय 1 on 2, ठीक है। अब हमने इसको हमें डायरेक्शन बताने के लिए फोर्स के हमें यूनिट वेक्टर की भी ज़रूरत होगी, तो यूनिट वेक्टर यहाँ पे सिंपल आपको नज़र आ रहा है, जो फोर्स की यूनिट वेक्टर ने डायरेक्शन बतानी है, तो फोर्स की डायरेक्शन आपको पता है, तो वही यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन है, ठीक है। तो यूनिट वेक्टर क्या है, जो वो फोर्स जो Q1 Q2 पे लगा रहा है, उसकी यूनिट वेक्टर को हम शो करेंगे R21 से, ये यूनिट वेक्टर का हेड आ जाता है, इसके ऊपर आप हेड का निशान डालते हैं, ठीक है। और यूनिट वेक्टर जो कि डायरेक्शन बताएगा फोर्स एक्सर्टेड बाय 2 on 1, ठीक है। तो वो क्या होगा, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, सारी बात है इस ऑपोजिट साइड पे, इस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है, तो ये यूनिट वेक्टर है। तो ये कौन सा यूनिट वेक्टर है, R12, ये जो फोर्स है, फोर्स के साथ 1 2 है, 1 2 मतलब फोर्स एक्सर्टेड ऑन 1 by 2, तो ये है आपके पास R12, साथ यूनिट वेक्टर का साइन क्या होता है आपको याद होगा फर्स्ट ईयर में, और भूले नहीं आप, हेड होता है साइन इसका। आपने एग्जाम नहीं दिया बेशक, लेकिन आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए, जब तक आपको फर्स्ट ईयर की चीज़ें नहीं पता, आप सेकेंड ईयर की हर चीज़ नहीं समझ सकते, ठीक है, ओके। चलें जी, तो हमारे पास पूरी उसकी डायग्राम के थ्रू मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि फ़ोर्स की डायरेक्शन जो है, वो दोनों जो फोर्सेस एक दूसरे पे लग रही हैं उनकी डायरेक्शन है आपके पास, वो डायरेक्शन जो है वो क्या होगी, ठीक है। और साथ हमें न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग हमें पता है कि दोनों फोर्स कौन सी फोर्स है, फोर्स एक्सर्टेड बाय चार्ज 1 on 2 इज़ इक्वल इन मैग्नीट्यूड टू द फोर्स एक्सर्टेड बाय चार्ज 1 on 2। 2 ने 1 पे जो फोर्स लगाई, ये 2 1 पे फोर्स लगा रहा है, ये 1 2 पे फोर्स लगा रहा है। अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ हमें पता है दोनों फोर्सेस की मैग्नीट्यूड क्या है, इक्वल है, डायरेक्शन लेकिन ऑपोजिट है।
ठीक है। लेकिन जब मैं वेक्टर का साइन डालूंगी, इसके मैंने सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात की, अब देखिए मैंने फोर्स के ऊपर वेक्टर नहीं डाला। जब मैं फोर्स के ऊपर वेक्टर का साइन डालूंगी, एफ वेक्टर 1 2 इज इक्वल टू एफ वेक्टर 2 1। मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन क्योंकि वेक्टर है तो डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो साथ एक के साथ आ जाएगा नेगेटिव साइन। नेगेटिव साइन किस चीज़ को डील कर रहा है, हमें पहले भी पता है। नेगेटिव साइन किसी इक्वेशन में आती है तो डायरेक्शन से रिलेटेड होती है, यानी डायरेक्शन ऑपोजिट है, ठीक है। फोर्स F12 इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड टू द फोर्स F21 विद द डायरेक्शन विद ऑपोजिट इन डायरेक्शन। ऑपोजिट जो डायरेक्शन है दोनों की वो क्या है आपके पास, ऑपोजिट है, ठीक है। अच्छा जी, अब हम अब इंडिविजुअली हम इसको डिनोट कर सकते हैं कि फोर्स F12 किसके इक्वल है और F21 किसके इक्वल है। तो F12 की अगर मैं बात करूँ तो उसके साथ पूरा मैंने यानी पहले ये जब स्टार्ट में जो पेज नंबर, मैं यहाँ पे पेज नंबर 2 ओपन करती हूँ, इसमें फोर्स सिंपल फोर्स की बात हो रही थी, सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात हो रही थी इस इक्वेशन में, सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात हो रही थी इसमें। तो यहाँ पर हमने सिर्फ साथ हमने F के साथ 1 2 या 2 1 लिखने की ज़रूरत नहीं थी, ठीक है। सिर्फ मैग्नीट्यूड दोनों की मैग्नीट्यूड ये थी, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं किसकी, जब हमने उसको वेक्टर फॉर्म में शो करना है फोर्स को, तो हम क्या करते हैं कि फोर्स एक्सर्टेड बाय F12 किसके इक्वल है, 1 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। ये तो सिर्फ मैग्नीट्यूड हो गई। डायरेक्शन के लिए आपको क्या चाहिए, यूनिट वेक्टर चाहिए ना, तो साथ यूनिट वेक्टर हम बता चुके हैं पिछले पेज पे अगर आप देखें। यूनिट वेक्टर फोर्स F12 का जो यूनिट वेक्टर है वो कौन सा है, R12 है। साथ यूनिट वेक्टर क्या आ जाएगा, R1 मेरा ये पेन की डायरेक्शन वो आ रहा है, इस वजह लिखा नहीं जा रहा, मैं इसको रेस करके दोबारा लिखती हूँ। साथ आ गया आपके पास R1 2, ये यूनिट वेक्टर आ गया आपके पास, ठीक है। जैसे आपको पता है, मैं पहले भी वेक्टर को आप कैसे शो करते हैं, फर्स्ट करें यू हैव ए वेक्टर ए, तो किसके इक्वल होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इनटू डायरेक्शन ऑफ ए। डायरेक्शन ऑफ ए के लिए आप यूज़ करते हैं यूनिट वेक्टर, ए यूनिट वेक्टर में आ जाता है, ठीक है। यहाँ सिमिलरली ये फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर फॉर्म में, देखें मैग्नीट्यूड इसकी क्या है, ये है, जैसे ये ए है, मैग्नीट्यूड क्या है, ये मैग्नीट्यूड है, इतनी सी चीज़ मैग्नीट्यूड बता रही है, बाकी ये जो है आपको यूनिट वेक्टर आपको क्या बता रहा है, उसकी डायरेक्शन बता रहा है। सिमिलरली हम बात करते हैं फोर्स F21 की, ये किसके इक्वल है, 1 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करें तो आपको पता है मैग्नीट्यूड, इसकी मैग्नीट्यूड और ये वाली मैग्नीट्यूड ऊपर वाली और ये वाली मैग्नीट्यूड सेम है, देखिए सेम है, दोनों में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, Q1 है Q2 है ओवर R स्क्वायर, दोनों में सेम है। डिफरेंस इसका आ जाता है यूनिट वेक्टर का, डायरेक्शन का। इसमें ये यूनिट वेक्टर है वो क्या आ जाएगा, R21, फोर्स 21 है तो R भी 21, ये यूनिट वेक्टर हमारे पास आ गया, ठीक है। क्लियर हो गया आपको, ठीक है। अच्छा, फोर्स F12 इज इक्वल टू नेगेटिव ओवर F21, ठीक है। ये दोनों फोर्सेस आप देखें। अब कौन सी फोर्स जो है वो पॉजिटिव है, कौन सी फोर्स नेगेटिव है, वो डिपेंड करता है कि चार्जेस हैं Q1 Q2 उनके ऊपर कौन सा चार्ज है, ठीक है। दोनों सिमिलर हैं, ये दोनों ऑपोजिट, दोनों सिमिलर चार्जेस हैं, सेम चार्जेस हैं, दोनों ऑपोजिट चार्जेस हैं, उस पर डिपेंड करता है कि चार्ज जो है वो क्या है, सॉरी फोर्स की डायरेक्शन क्या है आपके पास, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया सबको, ठीक है। अब आगे हम देख लेते हैं कोई पॉइंट हमारा रह ना गया हो, हमने एक्सप्लेन कर दिया शायद सारा कुछ। अच्छा, अब मैं आपको, अच्छा जी, अब हम बात करते हैं मैंने यहाँ पे पीछे आपको दोनों चार्जेस बताए थे, दोनों थे आपके पास सिमिलर। अगर आप चले मैं आप एक दोनों चार्जेस ऑपोजिट ले लेती हूँ, ठीक है। दोनों चार्जेस में ले लेती हूँ ऑपोजिट, एक पॉजिटिव है और दूसरा चार्ज है आपके पास नेगेटिव, ठीक है। दो चार्जेस मैंने ले लिए, ओके।
अच्छा, अब इनके दरमियान भी जो कूलम्स फोर्स होगी हमें पता है दोनों के प्रोडक्ट के, अगर इसको हम Q1 कह दें, इसको Q2 कह दें, दोनों के दरमियान डिस्टेंस हमारे पास R है, तो जो फोर्स है वो क्या होगी, दोनों के प्रोडक्ट के चार्जेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, और उनके दरमियान डिस्टेंस के जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी। ठीक है, अब यहाँ पे भी हम डायरेक्शन में शो कर देती हूँ। इन केस आप कहेंगे अगर ऑपोजिट चार्जेस हो तब डायरेक्शन क्या होगी, तो डायरेक्शन यहाँ पे भी इक्वल एंड ऑपोजिट होगी। ठीक है, तो वो मैं आपको अभी यहाँ पे करके बताती हूँ, एक्सप्लेन करती हूँ आपको मैं। ठीक है, ये Q1 था, ये था Q2। ठीक है, अब क्या है, ये पॉजिटिव चार्ज जो है इसने इस नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, तो आपको पता है ऑपोजिट चार्जेस हैं। इस पॉजिटिव चार्ज ने इस नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है, और इस नेगेटिव चार्ज ने इस पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है। सही है, अब क्या होगा, तो जो पॉजिटिव चार्ज है ये इस चार्ज को, नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ खींच रहा है, अपनी तरफ खींच रहा है, इसकी तरफ अपनी तरफ खींच रहा है। ऐसे आप कहेंगे अपनी तरफ कैसे खींच रहा है, इस तरफ को खींच रहा है, ये फोर्स लगा रहा है पॉजिटिव नेगेटिव के ऊपर, यानी ये क्या है, फोर्स ऑन 2, इस पे 2 पे फोर्स लगा रहा है, Q2 पे फोर्स लगा रहा है Q1, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, ये फोर्स है। ठीक है, इस फोर्स की डायरेक्शन मैंने आपको बना के बता दी। अब इतनी ही फोर्स, इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, इतनी ही फोर्स Q2 Q1 पे भी लगा रहा है। Q1 जितनी फोर्स है Q2 को अपनी तरफ खींच रहा है, उतनी ही फोर्स से ये Q2 Q1 को अपनी तरफ खींचेगा। ठीक है, ये तो किस तरफ खींचेगा, इस नेगेटिव ने इस पॉजिटिव को अपनी तरफ किस तरफ खींचना है, ये डायरेक्शन बन जाएगी फोर्स की। ये मैंने एरो बनाया है अभी, ये फोर्स क्या है, F1 2। दोनों फोर्सेस क्या हैं, एक ये वाली फोर्स जा रही है लेफ्ट साइड पे, ये वाली फोर्स, ठीक है, और ये वाली फोर्स जा रही है राइट साइड पे, दोनों एक दूसरे के फिर इक्वल एंड ऑपोजिट है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको आई होप क्लियर हो गया होगा। ठीक है, ओके। अच्छा, अभी हमने जो बात की है, हमने बात की थी कि अगर दोनों चार्जेस के दरमियान, अगर तो एयर है, ये फ्री स्पेस है, तो जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है उसमें आ जाता है एप्सिलॉन नॉट, ये जो मैंने के जो बताया था, इसमें क्या आ गया, एप्सिलॉन नॉट आ जाता है। अगर तो चार्जेस जो हैं वो, अगर तो सॉरी फ्री स्पेस है दो चार्जेस के दरमियान में। ठीक है, लेकिन अगर फ्री स्पेस ना हो, फर्ज करें आपने कोई इंसुलेटर रख दिया है, ये दोनों चार्जेस हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, ये नेगेटिव और पॉजिटिव यानी ये चार्जेस हैं, इनके दरमियान में एयर नहीं है बल्कि कोई इंसुलेटर रख दिया है। इंसुलेटर मतलब पता है ना, जो जिसमें आप जो करंट की कंडक्शन नहीं करवाता। ठीक है, फिलहाल आप इतना ही इसको यहीं तक इसको रखें, फिर आगे जब हम इसको पढ़ेंगे तो मैं आपको उसकी डिटेल बताऊंगी। ठीक है, तो अगर इन दोनों के दरमियान डाइलेक्ट्रिक आ जाए, इंसुलेटर आ जाए या डाइलेक्ट्रिक आ जाए, यानी मीडियम अगर आप चेंज कर दें, मीडियम चार्जेस के दरमियान, मीडियम आप कौन क्या कर दें, मीडियम चेंज कर दें, यानी फ्री स्पेस की जगह आप डाल दें मीडियम इंसुलेटर। अब इंसुलेटर को हम डाइलेक्ट्रिक भी कहते हैं। क्या कहते हैं, डाई फॉर, बताती हूँ इसको भी मैं आपको, ये क्या होता है, डाई फॉर टू, इलेक्ट्रिक फॉर टू चार्ज, दो चार्जेस। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक के बारे में ज़्यादा डिटेल मैं आपको बताऊंगी जब हम इस टॉपिक पे आएंगे। ठीक है, तो इंसुलेटर को हम डाइलेक्ट्रिक भी कहते हैं। अगर तो आपने चार्जेस के दरमियान, ये जो दो चार्जेस हैं पॉजिटिव, या पॉजिटिव ले लें, या चाहे एक पॉजिटिव ले लें, एक नेगेटिव ले लें, या दोनों नेगेटिव ले लें, ठीक है, जो मर्जी आप ले लें। अगर इनके दरमियान आपने फर्ज कर एक स्लैब रख दिया किसकी, इंसुलेटर की या डाइलेक्ट्रिक की, या आपने बीच में रख दिया है डाइलेक्ट्रिक। ठीक है, तो अब के में जो रिलेशन है आपके पास के का, ठीक है, उसमें आपके पास एक और चीज़ एडिशन ऐड हो जाएगी। वो क्या होगी, पहले क्या था, अगर सिर्फ फ्री स्पेस है, अगर फ़र्ज़ करें थे यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक है, यहाँ पे फ्री स्पेस है, तो अब डाइलेक्ट्रिक भी तो फ्री स्पेस के अंदर ही रखा हुआ है ना आपने, तो इस केस में के में क्या आ जाता है, के में चेंजेस आ जाते हैं। वो क्या है, पहले सिर्फ अगर फ्री स्पेस थी तो के क्या था, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, लेकिन अगर डाइलेक्ट्रिक भी आपने रख दिया तो उसके साथ एक और एप्सिलॉन आ जाएगा, जिसको हम कहेंगे एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन नॉट मतलब था परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, जबकि एप्सिलॉन आर क्या है, रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव मतलब जब कंपैरिजन करते हैं दो चीज़ों का, रिलेटिव टू किसके,
कहाँ रखा हुआ है डाइलेक्ट्रिक? स्पेस में रखा हुआ है ना, तो डाइलेक्ट्रिक टू स्पेस, डाइलेक्ट्रिक क्या रिलेटेड, जो आप कह रहे हैं कि रिलेटिव टू स्पेस की जब आप बात कर रहे होते हैं, ठीक है, तो एप्सिलॉन आर इज रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक है। तो रिलेटिव पर यहाँ पे ये वाला फैक्टर बीच में आ जाएगा, यानी के की वैल्यू आपके पास क्या होगी इन केस ऑफ डाइलेक्ट्रिक, के इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 4 एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर। अब ये डाइलेक्ट्रिक की जो वैल्यू है ना, एप्सिलॉन नॉट की तो एक ही फिक्स वैल्यू है जो मैं आपको बता चुकी हूँ पीछे, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू मैं आपको पीछे बता चुकी हूँ 8 पॉइंट गया हमारा, जस्ट मिनट, ये क्लोज हो गया। चलें इसको चलें, वो मेरे ख्याल वो सेव नहीं हुआ है पेज, न्यू पेज खोल लिया मैंने। तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू मैंने आपको क्या बताई थी, क्या थी, 8.85 इंटू 10⁻⁻12 पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर, ये थी। और एप्सिलॉन आर जो रिलेटिव परमिटिविटी, व्हाट इज एप्सिलॉन आर? एप्सिलॉन आर इज, व्हाट इज एप्सिलॉन आर? एप्सिलॉन आर इज रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक है। रिलेटिव परमिटिविटी, और इसकी वैल्यू क्या होती है? इसकी वैल्यू डिपेंड करता है इंसुलेटर कौन सा। इंसुलेटर को भी बहुत सारे हैं ना, बहुत सारी मेटल्स हैं, बहुत सारी ऐसे मटेरियल्स हैं जो कि इंसुलेटर का काम करते हैं, जैसे वुड इज़ एन इंसुलेटर, रबर इज़ एन इंसुलेटर। तो डिपेंड करेगा ये आर की वैल्यू, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू तो जो एयर, क्योंकि एयर एप्सिलॉन नॉट इस रिलेटिविटी परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है, तो वो तो सिर्फ उसकी वैल्यू तो फिक्स है, कांस्टेंट एक ही वैल्यू रहेगी। लेकिन एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू भी हर एक मटीरियल के लिए डिफरेंट होगी, ठीक है। अब इसके लिए अब क्या वैल्यू होगी, उसके लिए हम अपनी जो है वो बुक की तरफ चलते हैं, टॉपिक की तरफ चलते हैं। वहाँ पे एक टेबल आपको नजर, टेबल है, वहाँ से टेबल पे मैं आपको बताऊंगी कि हर एक मटेरियल की जो डिफरेंट मटेरियल्स हैं उनकी वैल्यू क्या होती है। लेकिन उससे पहले मैं फाइनल एक्सप्रेशन इसको हम ख़त्म करते हैं। फाइनल जो रिलेशन है, इन केस जब आपने दो चार्जेस के दरमियान में डाइलेक्ट्रिक रखा हुआ है, तो उस केस में जो कूलम्स लॉ का, ये जारी बात है, के की वैल्यू चेंज हुई है। के की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है, 1 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, साथ में एप्सिलॉन आर मल्टीप्लाई हो गया एप्सिलॉन नॉट के इनके साथ। तो फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, फोर्स विल बी इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट साथ एप्सिलॉन आर इन केस ऑफ मीडियम अदर देन वैक्यूम और एयर, Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। और क्योंकि यूनिट वेक्टर आर, मैं यहाँ पे एफ फोर्स के बराबर में वेक्टर का साइन डालूँ तो यहाँ मुझे यूनिट वेक्टर लगाना पड़ेगा। यूनिट वेक्टर में शो कर आर यूनिट आर हैट, ठीक है। यहाँ मैंने 1 2 की बात नहीं की, मैंने सिंपल फोर्स की बात की है, ठीक है। कोई फोर्स किसी चार्ज पे लग रही है, उसको टोटल आपके पास फोर्स जो है वो इसके इक्वल होती है, ठीक है। क्लियर है? चलें इसको यहाँ से चलते हैं बैक पे। सेव करने की ज़रूरत नहीं है, आपके पास वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। हम जो है वो सेव हुआ है, हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, बुक की तरफ, ठीक है। जो कि हमारा टॉपिक था, वहाँ से मैं आपको टेबल बताती हूँ कि जो टेबल, देखिए ये सारी चीज़ें बच्चों, पहले तो ये देखिए सारी चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, ठीक है। डेफिनेशन ये हाईलाइट की हुई है डेफिनेशन, ठीक है, ये आपको नज़र आ रही है, ठीक है। मैं यहाँ पे इसको शो करती हूँ, एक मिनट, स्क्रीन राइट, ठीक है। चलें ये देखिए, ये सारी डेफिनेशन, द फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस, ये सारी यहाँ पे जो मैंने आपको बताई है वो यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, ठीक है।
हमारे आ जाते हैं टेबल की तरफ। ये देखिए, ये टेबल है, टेबल 2.1, जिसमें डिफरेंट डाइलेक्ट्रिक मटेरियल बताए हुए हैं और साथ में उनकी ER की वैल्यू, ये आपको नज़र आ रहा है। ये देखिए, ये शायद मेरा पॉइंटर आपको बहुत लाइट है, नज़र ना आ रहा हो, ये पॉइंट ER की वैल्यू है, ये मटेरियल शो हुआ है, ये ER है। मैं आपको यहाँ से स्क्रीन राइट शो करती हूँ। ये देखिए, ये मटेरियल है और ये रिलेटिव परमिटिविटी है। वैक्यूम की क्या है, वैक्यूम के केस में ER क्या है, 1 है। 1 ही होगा ना, कैसे 1 होगा? ठीक है, ये देखिए, मैं यहाँ पे लिखती हूँ। K की वैल्यू क्या थी आपके पास इन केस ऑफ डाइलेक्ट्रिक? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन R आ गया ना। और वैक्यूम के लिए एप्सिलॉन R की वैल्यू क्या है, 1 है। ये 1 है, ये वैल्यू 1 है, तो 1 का मतलब क्या है, किसके इक्वल है? K किसके इक्वल है? 1 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इक्वल है, सिंपल। ER की वैल्यू 1 है उस केस में, रिलेटिव परमिटिविटी की। इन केस ऑफ एयर उस 1 के करीब करीब, यानी वैक्यूम में तो कोई पार्टिकल, एयर पार्टिकल भी नहीं होते ना, मतलब आप, लेकिन आप एयर में भी आप 1 ही ले रहे होते हैं। ठीक है, एयर एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1.0006, 1 ही आप इसको ले रहे होते हैं। ठीक है, अमोनिया लिक्विड, अगर लिक्विड अमोनिया आप यूज़ करते हैं तो ER की वैल्यू है 22 से लेकर 25 तक वेरी कर रही होती है। बैकलाइट एक मटेरियल है, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, उसकी वैल्यू है 5 से लेकर 18 तक वेरी कर रही होती है। बेंजीन की वैल्यू है 2.284, जर्मेनियम उसकी वैल्यू है 16, ग्लास की वैल्यू है 4.8 से 10 तक। ठीक है, मिका की वैल्यू है ये 3.3 से 7.5। सारे काफ़ी सारे मटेरियल हैं। एंड में वाटर भी बताया हुआ, वाटर की कितनी है, ER की वैल्यू 78.5। तो ये वैल्यू यहाँ पे फिर मल्टीप्लाई हो जाती है, तो K की वैल्यू भी सारी बात है चेंज हो जाती है। तो आप ऐसे आप और करें कि जब ER की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी उतनी ही K की वैल्यू क्या होगी, कम हो जाएगी। K जो कांस्टेंट है वो आपको नज़र आ रहा है ना, इन्वर्स प्रोपोर्शनलिटी है। जैसे जैसे K की वैल्यू, ER की वैल्यू कम होगी, K की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, अंडरस्टूड है। ये हमारा टॉपिक आज वाला जो है वो ख़त्म हो गया है कूलम्स लॉ का। नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला ये आपकी थोड़ी सी छोटी असाइनमेंट है, आप ले लें। एग्जाम्पल 2.1 नज़र आ रही है ना सबको, एग्जाम्पल 2.1। ये एग्जाम्पल आप लोगों ने इसमें चार्ज बताया हुआ है। चार्जेस Q1 इज इक्वल टू 100 माइक्रोकूलम चार्ज है Q1 के ऊपर, Q2 पे 50 माइक्रोकूलम चार्ज है, आर लोकेटेड इन XY प्लेन एट पोजीशन R1 3.0 J यूनिट वेक्टर एंड R2 4.0 J I यूनिट वेक्टर रिस्पेक्टिवली। निकालना क्या, व्हाट वेयर द डिस्टेंसेज आर मेजर्ड इन मीटर्स। डिस्टेंसेज जो है वो क्या है, मीटर में होंगे। कैलकुलेट द फोर्स ऑन Q2 के ऊपर अब आपने फोर्स निकाली है। सॉल्व हुआ क्वेश्चन है, मेरा ख्याल सॉल्व हुई चीज़ को सॉल्व करना, उसको समझना कोई इतना मुश्किल है, तो आपने इसको खुद से सॉल्व करना है। डायग्राम भी बनी हुई है, ठीक है, आप इसको खुद से सॉल्व करेंगे, खुद से आप इसको करेंगे, आपका काम है। आप लोगों ने होमवर्क है, आपने करना है, घर में ही है आप, होमवर्क है सारा, ठीक है, तो ये आप लोगों ने करना है और आप करेंगे तो फिर कल हम इसको डिस्कस कर लेंगे। तो कल मैं आपको ना समझ आई होगी तो कल मैं आपको खुद भी ये दोबारा एग्जाम्पल करवा दूँगी। ठीक है, ओके जी, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।